नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता से लखनऊ तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन न तो ममता बनर्जी से कुछ हासिल हुआ, न ही अखिलेश यादव से। टाइम पास करने के लिए बातें खूब हुई, मीडिया के सामने बातें बड़ी बड़ी की गई, लेकिन जिस मुहिम पर नीतीश कुमार निकले वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वजह ये कि नीतीश जिस 1-to-1 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, सारा झोल तो उसी में है, क्योंकि विपक्षी एकता के नाम पर कुर्बानी कौन देगा और कितनी देगा। नीतीश का फॉर्मूला बिहार में तो चलेगा, क्योंकि वहां पहले से ही गठबंधन की सरकार है और वे सारे आपस में ले देकर काम चला लेंगे। लेकिन यूपी और बंगाल में ऐसा हो पाना मुश्किल है। ऐसी ही मुश्किल केजरीवाल के साथ दिल्ली, पंजाब में है। वैसे केजरीवाल का दावा गुजरात, हरियाणा, गोवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी है। तो क्या कांग्रेस केजरीवाल के लिए बड़ी कुर्बानी देगी? नीतीश कुमार के फॉर्मूले में इस सवाल का भी जवाब नहीं है। बंगाल में कैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता एक साथ हो जाएंगे, और यूपी में अखिलेश, मायावती और कांग्रेस। लेकिन इन सारे सवालों के बीच नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने के बाद अखिलेश यादव से मिले। लखनऊ में नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश को भाजपा से मुक्ति मिले और देश आगे बढ़े, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इतिहास को बदलने के चक्कर में बकौल बिहार सीएम का काम नहीं हो रहा है, केवल प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पार्टियों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर फायदा हो सकता है, देश हित में हो सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों का रिश्ता उत्तर प्रदेश से शुरू से है। उन्होंने खुद को समाजवादी बताया। साथ ही कहा कि देश की अन्य जगहों के हितों में भी बातचीत हुई है और अन्य दलों से भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि अच्छी बातचीत हुई है। नेता तय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे, तब नेता बनेंगे और अच्छा काम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं बनेंगे और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो आगे चलकर परिणाम अच्छे होंगे। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार में ज्यादातर परिणाम इधर ही आएंगे। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने लोकतंत्र पर संकट की बात करते हुए कहा कि संविधान को बचाने के लिए भाजपा की गलत नीतियों से किसान, मजदूर परेशान हैं और महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा हटाने और देश बचाने के अभियान में वो साथ हैं। हालांकि दोनों ही बैठकों में एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के हाथ बातों से ज्यादा कुछ नहीं लगा। न तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कोई गठबंधन की बात हुई, न ही विपक्ष के नेता के चेहरे के तौर पर कोई बात हुई। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में अलग थलग पड़े शशि थरूर लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वजह ये कि पीएम मोदी के केरल दौरे पर शशि थरूर उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी शशि थरूर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कुछ बात करते दिख रहे हैं। दक्षिण भारतीय परिधान में पीएम मोदी कुछ देर तक थरूर से बात करते रहे। इस दौरान थरूर अपने दोनों हाथों से पीएम का हाथ थामे रखे थे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से ही थरूर पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर दी। ऐसे में थरूर और मोदी की इस मुलाकात के सियासी मायने भी तलाशे जाएंगे। केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा पीएम मोदी ने दिया। इसकी तारीफ में थरूर ने ट्वीट किया था। थरूर ने कहा था कि विकास की बात राजनीति से अलग होनी चाहिए। उन्होंने इस ट्रेन की शुरुआत पर खुशी जताते हुए कहा था कि 14 महीने पहले केरल के लिए वंदे भारत ट्रेन की सलाह दी थी। मुझे खुशी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पूरा कर दिखाया। मैं पीएम मोदी के साथ इस समारोह में शामिल होकर इस अहम मौके का गवाह बनूंगा। गौरतलब है कि केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। इसके बाद से ही शशि थरूर पार्टी में अलग थलग पड़ गए। एक वक्त पार्टी की मुखर आवाज रहे शशि थरूर की हैसियत अभी वैसी नहीं है। इस बीच बीच में कभी बीजेपी तो कभी उनकी तरफ से एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी ने केरल में ताकत झोंक रखी है। ऐसे में शशि थरूर अपनी तरफ से कोई चौंकाने वाला फैसला करके कांग्रेस को झटका दे सकते हैं, क्योंकि केरल कांग्रेस में उनके खिलाफ जोरदार लामबंदी जारी है और एक गुट उन्हें कांग्रेस के साथ देखना नहीं चाहता। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी एकता के लिए इस नेता से लेकर उस नेता तक दौड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ शरद पवार विपक्षी एकता की कोशिशों की हवा निकाल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष की एकता होने से पहले ही बिखर जाएगी।
क्योंकि शरद पवार के बयान विपक्षी एकता के लिए अच्छे नहीं हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन आज है कल रहेगा इसका पता नहीं। ऐसे में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन कायम रहेगा, इस पर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा दिया, तो संजय राउत और नाना पटोले को सामने आकर शरद पवार के बयान पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन अब खबर यह है कि शरद पवार ने एमवीए की सभाओं में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में एमवीए वज्रमूठ सभाएं कर रही है, जिसमें गठबंधन के नेता शामिल होते रहे हैं। शरद पवार भी इन सभाओं को नियमित रूप से अटेंड करते रहे हैं, भाषण देते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसकी जानकारी के बाद फिर ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या एमवीए में सब कुछ ठीक है? क्या ये महाविकास अघाड़ी आगामी चुनावों में एक साथ नजर आएगी या फिर चुनाव के पहले ही इस महागठबंधन में बिखराव आ जाएगा? फिलहाल ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। हालांकि शरद पवार के वज्रमूठ सभा में शामिल न होने को लेकर ये कहा जा रहा है कि इन सभाओं में स्थानीय नेताओं को भाषण करना है, इसलिए इसमें शरद पवार शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वह एक राष्ट्रीय नेता हैं। शरद पवार के लिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने गठबंधन की गाइडलाइन से अलग बयान दिया है। इसके पहले अडानी मामले में शरद पवार ने जेपीसी को लेकर अलग बयान दिया था। कांग्रेस से अलग बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि जेपीसी की जगह न्यायिक जांच की बात कही थी। तब कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि उन्हें शरद पवार से इस बात के बयान की उम्मीद नहीं थी। वहीं एमवीए का हिस्सा होते हुए भी अजीत पवार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। 2024 के चुनावों से पहले एमवीए एकता पर शरद पवार की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। जब वह कोई बयान देते हैं तो उसका महत्व होता है और वह जो भी कहते हैं उसे गंभीरता से लेना होता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में शरद पवार सियासी उलटफेर की पटकथा लिख रहे हैं। जिस महाविकास अघाड़ी को 2024 में विपक्षी एकजुटता का मॉडल बताया जा रहा था, अब वही संकट में है। शरद पवार का महाविकास अघाड़ी को लेकर सियासी रुख बदलता नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी के टूटने और बचाने की सियासत में हर एक समझौते का दांव चला जा रहा है। एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता और पार्टी सब कुछ लुटा चुके उद्धव ठाकरे की सियासत पवार परिवार की वजह से बीच भंवर में फंस गई है। वजह ये कि पहले बीजेपी का साथ गया, फिर सत्ता और उसके बाद पार्टी। उम्मीद की जो डोर शरद पवार से बंधी थी वह टूटने की कगार पर है। दरअसल इस खेल में बड़ा मोड़ तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों के भाग्य पर फैसला सुनाएगी। अगर सदस्यता गई तो अजीत पवार सीएम बनने की अपनी लालसा को पूरा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उद्धव ठाकरे इसी उम्मीद में राज्य में समय से पहले चुनाव कराए जाने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी भी सियासी दांव चलना शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि महाविकास अघाड़ी के 3 दल साथ रहेंगे। अजीत पवार के तेवर को देखते हुए शरद पवार भले ही कह रहे हों कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से एमवीए के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों द्वारा अभी तक चुनावों के मसले पर कोई बात नहीं हुई है और न ही कौन सी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस मसले पर चर्चा ही हुई है। इस तरह के सवालों और बयानों के बीच सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को प्रस्ताव दिया कि भले ही वह अभी एमवीए का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन अगर एमवीए महाराष्ट्र की सत्ता में आती है तो वे सीएम का पद एनसीपी को देने का मुद्दा नहीं होगा। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी राजी हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता पार्टी को मजबूत करना और शिंदे बीजेपी को हराना है। उद्धव ठाकरे ने पवार से इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक भागीदार की ताकत को देखते हुए सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद सियासी परिदृश्य जो भी हो, महाविकास अघाड़ी को चुनाव में आवश्यक संख्या बल मिलती है तो वह सीएम पद के लिए एनसीपी को समर्थन देने को तैयार है। कांग्रेस का स्टैंड अभी साफ नहीं है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ने एनसीपी की इस आशंका को शांत करने की कोशिश की है। साथ ही वह एमवीए गठबंधन में सबसे बड़े दल होने पर भी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से शरद पवार के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया,
माना जा रहा है कि यह उद्धव की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उद्धव इस बात को भी जानते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी शिंदे गुट गठबंधन के सामने तभी कड़ी चुनौती दे सकता है जब महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस साथ न रहे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में एनसीपी को अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। ऐसे में एनसीपी अलग हो जाती है तो फिर बीजेपी शिंदे गुट को मात देना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ही एक नेता हैं जो सियासी तिकड़म में बीजेपी को मात दे सकते हैं। शरद पवार के कद का न तो कांग्रेस के पास कोई नेता है और न ही उद्धव ठाकरे के पास, इसलिए उद्धव ठाकरे फिलहाल शरद पवार के सामने समर्पण के लिए तैयार हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी अब तक ये तर्क दे रही थी कि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर अवैध तरीके से जेल में रखा गया है। लेकिन अब सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम बतौर अपराधी शामिल कर लिया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया सहित 4 लोगों को शामिल किया है। इसमें मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने की जगह अब बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने सिसोदिया के अलावा बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है। बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के सीए हैं। मामले में कविता से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ हो चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 17 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति मामले में 10 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान उनके 55 सवाल थे। सीबीआई मुख्यालय से बाहर आने पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि वो हमें खत्म करना चाहते हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में 290 करोड़ से अधिक आपराधिक आय अर्जित की गई। ईडी ने दावा किया कि शराब कार्टेल के साउथ ग्रुप से रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए मिले थे और मामले में एक आरोपी कंपनी इंडो स्पिरिट्स ने 192 करोड़ 8 लाख रुपए का लाभ कमाया था, जो आपराधिक आय का हिस्सा था। बुधवार को दिल्ली की एक कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाली है। दिल्ली की आबकारी नीति केस में मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में है। फिलहाल सिसोदिया 1 मई तक न्यायिक हिरासत में है। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका पर आगे की जांच जारी रखी है। सीबीआई ने 5 महीने पहले शराब नीति केस में 7 आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों की चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। सीबीआई की चार्जशीट में 2 गिरफ्तार बिजनेसमैन, एक न्यूज चैनल के चीफ, हैदराबाद के एक शराब कारोबारी, दिल्ली के एक शराब डिस्ट्रीब्यूटर और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं। चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्र, गौतम मूथा, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर 144 करोड़ 36 लाख रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ कर दी। आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। ईडी ने बताया था कि नई शराब नीति के बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और इस मामले में ईडी ने 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। चंद्रबाबू नायडू को लोग नहीं भूले होंगे, जिनका अपना कोई पता ठिकाना नहीं था, लेकिन 2019 के चुनावों के दौरान चंद्रबाबू नायडू विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए पूरे देश का चक्कर काट रहे थे। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू इतने गफलत में थे कि मतदान के बाद नतीजे आने के पहले तक वे सरकार बनाने की जोड़-तोड़ करते दिखे। तब ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी तक के कई चक्कर उन्होंने काटे, लेकिन जब नतीजे आए तो चंद्रबाबू नायडू का कहीं कोई ठिकाना नहीं दिखा। अब वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और इस काम में हर कहीं तेजस्वी यादव उनके साथ होते हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार का हाल 2024 में चंद्रबाबू नायडू वाला होने वाला है, क्योंकि बिहार में उनकी पलटी मार सियासत के खिलाफ जबरदस्त लहर है और वे इस सबसे अनजान कोई दूसरा खेल खेल रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसे ही सवाल उठाए और उन पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के बेटे न होते तो देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो उन्हें उनकी काबिलियत पर मिल जाती। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और आरजेडी का अपना कोई ठिकाना तो है नहीं, ये लोग क्या किसी को पीएम बनाएंगे। 2024 में नीतीश का हाल चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा।
पीके ने ये हमला ऐसे वक्त में बोला जब नीतीश और तेजस्वी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी ने हाल ही में लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इससे पहले नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। पीके ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की औकात सिर्फ पिछलग्गू की तरह रही है। बीजेपी ने बिहार के भविष्य को नीतीश के हाथों बेच दिया है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि जंगल राज के डर से लोग लालू यादव के आरजेडी को वोट न देकर मजबूरी में बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग वोट के दिन मुख्य रूप से 4 मुद्दे पर ही वोट करते हैं। पहला, जाति के नाम पर जो इससे बच जाता है वो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट करता है, और वे कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ। मुसलमानों को और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जबकि घर में पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार बैठा है, उसको भूल गए हैं। लेकिन वोट के दिन केवल पाकिस्तान याद रहता है और हिंदू बनकर वोट करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू ने बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद की थी। वे बिना कांग्रेस के नया मोर्चा बनाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इस दौरान चंद्रबाबु नायडू लगातार 1996 लोकसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे थे, जब क्षेत्रीय दलों ने साथ आकर सरकार बनाई थी। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। पार्टी ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के घर के पास एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया है। केजरीवाल का आवास नो फ्लाइंग जोन में है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला उठाया था। फिलहाल पुलिस ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल मार्च में उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। तब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ दिया। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए तब करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने पहले बताया था कि बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ये प्रदर्शन केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिए गए बयान के बाद विरोध के तौर पर किया गया था और उन्होंने दरवाजे पर पेंट फेंका, यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा। पुलिस ने तब मौके पर पहुंचकर 70 लोगों को हिरासत में लिया था। अरविंद केजरीवाल इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर गए थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। उस वक्त उनको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था। तब आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा था कि राजस्थान में पैर पसार रही पार्टी को कांग्रेस किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहती, लेकिन सुरक्षा और शिष्टाचार के नजरिए से दोनों ही प्रमुख व्यक्ति हैं और ऐसे में जिस राज्य में वे जाते हैं तो उस राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है उन्हें सुरक्षा दी जाए। उनके राजधानी जयपुर पहुंचने के दौरान जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। उनकी गाड़ियों के काफिले के बीच ही आम लोगों की गाड़ियां भी मौजूद नजर आईं। आम आदमी पार्टी ने 2021 में गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 6 कमांडोज में से 4 कमांडोज वापस ले लिए गए। सीएम की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। हालांकि इस आरोप के बाद गृह मंत्रालय ने सफाई दी थी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस द्वारा Z+ सुरक्षा प्रदान की हुई है, जिसमें पायलट, एस्कॉर्ट, कॉलेज प्रोटेक्शन टीम, हाउस गार्ड, स्पॉटर, 47 सादे सुरक्षा कर्मचारी, सर्च फ्रिस्किंग स्टाफ और 16 वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी शामिल है। अरविंद केजरीवाल को पहले मिली सुरक्षा आगे भी जस की तस बनी रहेगी। जिस पर 4 कमांडोज को हटाने की बात कही गई है वह सुरक्षा कारणों से रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन 4 कमांडोज की जगह अब 4 नए कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा वाले के 6 कमांडोज यथावत रहेंगे।